नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत की नौसेना और उसका भविष्य। खास तौर पर एक परमाणु शक्तिशाली विमान वाहक पोत बनाने का जो लक्ष्य है। आज हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है भारत का परमाणु शक्तिशाली विमान वाहक पोत का मार्ग। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरी योजना को, इसकी तकनीक को और इसके पीछे जो रणनीतिक सोच है उसे गहराई से समझें। देखिए, अभी भारत के पास INS विक्रमादित्य तो है ही, और हाल ही में अपना स्वदेशी INS विक्रांत भी शामिल हुआ है जी। लेकिन ये दोनों पारंपरिक ईंधन मतलब कन्वेंशनल फ्यूल पर चलते हैं। अब जो बात हो रही है वो अगले कदम की है, एक ऐसा कैरियर जो न्यूक्लियर पावर से चले। तो ये सिर्फ एक और जहाज की बात नहीं लगती है ना, ये कुछ बड़ा है, भारतीय नौसेना की क्षमता में एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो है ना, वो है परमाणु ऊर्जा का चुनाव। यही सबसे अहम है। हाँ, क्यों? मतलब पारंपरिक से परमाणु पर जाने की क्या जरूरत? देखिए, पारंपरिक ईंधन वाले जो जहाज होते हैं उन्हें कुछ हफ्तों में या महीनों में वापस पोर्ट आना पड़ता है रिफ्यूलिंग के लिए। अच्छा। परमाणु ऊर्जा का मतलब है लगभग अनलिमिटेड रेंज। आप महीनों सालों तक समंदर में रह सकते हैं बिना रुके। हाँ, अपनी पूरी ताकत के साथ और ज्यादा चुपके से, मतलब स्टेल्थ के साथ, क्योंकि बार बार पोर्ट आने की जरूरत नहीं। सोचिए, हिंद महासागर क्षेत्र में या उससे भी आगे अगर कोई तनाव की स्थिति बनती है तो ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त देगा। और मैंने सुना, मतलब स्रोत ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं है, कुछ और भी प्लान है। हाँ, स्रोत में एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप, जिसे TPCR 2025 कहते हैं, उसका जिक्र है। TPCR 2025 जी, ये भविष्य की क्षमता की एक योजना है और इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कुल 10 परमाणु रिएक्टर अलग अलग युद्धपोतों और पनडुब्बियों में लगाने का लक्ष्य बताया गया है। 10 परमाणु इकाइयां। तो ये सिर्फ एक बड़ा कैरियर बनाने की बात नहीं है, ये तो मतलब परमाणु ऊर्जा को नौसेना की रीढ़ बनाने जैसा है। बिल्कुल सही समझा आप। ये यही दिखाता है कि भारत सिर्फ कोई एक शोपीस हथियार नहीं बना रहा, बल्कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन को, मतलब परमाणु प्रणोदन को अपनी नौसैनिक रणनीति का एक कोर एलिमेंट, एक आधारभूत तत्व बनाने की सोच रहा है। इससे क्षमता को डिसेंट्रलाइज करने की भी कोशिश है, और इसका सीधा संबंध है जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है, रणनीतिक स्वतंत्रता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और बाहरी निर्भरता कम करना। अच्छा। परमाणु प्रणोदन में आत्मनिर्भरता भारत को उन बहुत कम देशों, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, इनकी कतार में खड़ा कर देगी। तो ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये एक बड़ा रणनीतिक बयान भी है। सही बात है। चलिए, जहाज की बात तो हुई, अब उस पर जो हथियार होंगे, जो लड़ाकू विमान होंगे, एयर विंग जिसे कहते हैं, उसका क्या, वहाँ क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ पर तो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र बहुत साफ सुनाई देता है। जोर पूरी तरह से भविष्य के स्वदेशी विमानों पर है। स्वदेशी? कौन से विमान? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL वो 2 मुख्य विमानों पर काम कर रहा है। एक है TDBF। हाँ, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ये खास तौर पर कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बनाया जा रहा है, 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान। दूसरा है AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसका नौसैनिक संस्करण, ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा। स्टेल्थ फाइटर? जी। और साथ ही तेजस मार्क 2 का भी नेवल वर्जन डेवलप हो रहा है। ये सब मिलकर धीरे धीरे जो भी रूस वाले MiG-29 के है ना, हाँ, विक्रमादित्य और विक्रांत पर अभी वही हैं। हाँ, तो उनकी जगह लेंगे। लेकिन एक मिनट, ये TDBF और AMCA ये तो अभी बन रहे हैं, इनको पूरी तरह तैयार होने में, ऑपरेशनल होने में तो समय लगेगा ना? बिल्कुल समय लगेगा। तब तक क्या? INS विक्रांत तो अभी आया है, उसको फाइटर जेट तो चाहिए, अभी चाहिए। यहीं पर मतलब वो संतुलन साधने वाली बात आती है, जो तात्कालिक जरूरतें हैं उनको भी देखना है। तो स्रोत बताते हैं कि इसके लिए फ्रांस के साथ, हाँ, अप्रैल 2025 में ही एक अहम सौदा हुआ है। फ्रांस के साथ राफेल? बिल्कुल, राफेल मरीन। 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स, लगभग 63,000 करोड़ रुपए या करीब $8 बिलियन की डील है ये। बाप रे, 26 राफेल मरीन, ये खासतौर पर INS विक्रांत के लिए? जी हाँ, ये INS विक्रांत को तुरंत एक बहुत ही केपेबल मॉडर्न फाइटर जेट देने के लिए है। अच्छा, तो ये वही राफेल हैं जो वायुसेना के पास हैं, ये अलग है तो वही राफेल, लेकिन नौसेना की जरूरतों के हिसाब से कुछ बदलावों के साथ, मरीन वर्जन। इसका फायदा क्या है, मतलब वही विमान क्यों? फायदा ये है कि वायुसेना के पास पहले से 36 राफेल मौजूद हैं,
तो ट्रेनिंग है, रख रखाव है, स्पेयर पार्ट्स हैं, इन सब में एक तालमेल रहेगा, लॉजिस्टिक्स का बोझ कम होगा। अच्छा, ये बात तो सही है। और विक्रमादित्य का क्या, उस पर भी राफेल लगेंगे? नहीं, अभी तक की जानकारी के हिसाब से INS विक्रमादित्य अपनी मिग-29 की ही इस्तेमाल करता रहेगा। तो मतलब एक तरफ लंबे समय के लिए स्वदेशी टेड-BAF और AMCA, और अभी के लिए फ्रांस से राफेल मरीन, ये बैलेंस बनाना तो काफी मुश्किल लगता होगा। हाँ, ये एक जटिल प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म विजन और इमीडिएट जरूरतों के बीच संतुलन बनाना। अच्छा, तकनीक पर वापस आते हैं। परमाणु ऊर्जा की बात हुई, क्या विमानों को लॉन्च करने के तरीके में भी कोई नई तकनीक आ रही है? अभी तो स्की जंप होता है विक्रांत पर। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। नए परमाणु कैरियर पर EMALs लगाने की योजना है। EMALs, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, EMALs। ये जो पारंपरिक स्टीम कैटापल्ट होते थे ना, मतलब गुलेल की तरह जो विमान को आगे फेंकते थे, हाँ। ये उसकी जगह लेगा। ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के जो नए फोर्ड क्लास कैरियर है ना, उन पे यही इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो ये स्टीम वाले से बेहतर कैसे है? EMALs में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसके कई फायदे हैं। पहला तो ये कि ये ज्यादा कंट्रोल के साथ ज्यादा सटीक तरीके से विमान लॉन्च कर सकता है। दूसरा, ये हर तरह के एयरक्राफ्ट, बहुत भारी लड़ाकू विमानों से लेकर हल्के ड्रोन तक और बड़े निगरानी विमानों को भी लॉन्च कर सकता है। हर तरह के ड्रोन भी? जी हाँ। स्टीम कैटापल्ट में ये लचीलापन कम होता है। फिर EMLS जहाज पर जगह कम लेता है, इसका रखरखाव भी आसान है और ये विमान के एयरफ्रेम पर जोर भी कम डालता है। और शायद तेजी से लॉन्च कर सकता है? बिल्कुल। सॉटी रेट जिसे कहते हैं, मतलब एक निश्चित समय में कितने विमान लॉन्च किए जा सकते हैं, वो EMLS से काफी बढ़ जाता है। तो EMLS का मतलब हुआ कैटोबार क्षमता, कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ। बट अरेस्टेड रिकवरी। जी हाँ, कैटोबार। ये एस्टोबार यानी स्की जंप टेक ऑफ, जैसे कि विक्रांत पर है, उससे कहीं ज्यादा क्षमता और लचीलापन देता है। भारी विमान ज्यादा ईंधन और हथियार के साथ उड़ सकते हैं। परमाणु ऊर्जा और साथ में EMALs, ये तो वाकई मतलब गेम चेंजर लगता है। हाँ। और आपने ड्रोन का जिक्र किया, जी, आजकल तो इनकी बहुत बात होती है। बिल्कुल होती है और होनी भी चाहिए। स्रोते इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ड्रोन अब भारतीय नौसेना की प्लानिंग का एक सेंट्रल हिस्सा बन चुके हैं, खासकर एक ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर? जी, ये कब हुआ था? मैंने ज्यादा सुना नहीं इसके बारे में। स्रोत बताते हैं कि ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ हुआ एक छोटा 4 दिन का सीमित संघर्ष था। अच्छा। और इस दौरान मानव रहित प्रणालियों मतलब ड्रोनों ने अपनी उपयोगिता जबरदस्त तरीके से साबित की। लगातार निगरानी रखने में, सटीक हमले करने में और दुश्मन के एयर डिफेंस को दबाने में। तो उस ऑपरेशन ने ड्रोन की अहमियत को एकदम पक्का कर दिया। हाँ, और सिर्फ ड्रोन ही नहीं, स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जो सबक मिले, उनसे स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा बहुत बढ़ा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइलें और ड्रोन। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि इन स्वदेशी सिस्टम्स ने वास्तविक लड़ाई जैसी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया, प्रभावी रहे। इसके बाद से ड्रोन और दूसरे अनमैन्ड सिस्टम्स नौसेना और जॉइंट फोर्सेस की प्लानिंग का अभिन्न अंग बन गए हैं। ये भविष्य के युद्ध की तरफ भी इशारा करता है, इंसान और मशीन का तालमेल। बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक कदम है। ये सब सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी है। मतलब परमाणु ऊर्जा, EMALs, स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर, ड्रोन। लेकिन इतने बड़े पैमाने की परियोजना को हकीकत बनाने के लिए तो जबरदस्त इंडस्ट्रियल कैपेसिटी चाहिए होगी, प्लानिंग चाहिए होगी। कैसे होगा ये सब? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये बहुत जटिल काम है और ये सिर्फ सरकारी कोशिशों से नहीं हो सकता। स्रोत साफ कहते हैं कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी होगी, उस पर जोर दिया जा रहा है। अच्छा, आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है ये। बिल्कुल, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या कोई उदाहरण है इस साझेदारी का, मतलब कुछ ठोस? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है फ्रांस की जो बड़ी एरोस्पेस कंपनी है, सफ्रान। सफ्रान।
इंजन वाली कंपनी। जी हाँ, इंजन बनाने वाली। उनके साथ मिलकर भारत में ही एडवांस जेट इंजन बनाने का समझौता हुआ है। भारत में बनेंगे इंजन? हाँ, जॉइंट वेंचर में। और ये सिर्फ नौसेना के टेडबीएफ या एएमसीए के लिए ही नहीं, बल्कि वायुसेना के भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए भी बहुत बहुत अहम है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इंजन तो किसी भी फाइटर जेट का विल होता है। बिल्कुल। और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए एक मील का पत्थर होगा। ये दिखाता है कि सरकार लंबी अवधि की सोच रही है, जरूरी तकनीक हासिल करना और देश में ही उत्पादन क्षमता बनाना। अच्छा, और ये सब होने में मतलब ये पूरा रोड मैप जो है, इसमें कितना समय लग सकता है? क्या स्रोत कोई टाइमलाइन बताते हैं? हाँ, स्रोत एक अनुमानित समय सीमा देते हैं। करीब 15 साल का रोड मैप है ये, 2025 से 2040 तक। 15 साल? जी, ये समझना जरूरी है कि ये बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। कई फेज हैं इसमें। क्या आप थोड़ा बता सकती हैं, मतलब मोटे तौर पर क्या-क्या होगा? हाँ, मोटे तौर पर देखें तो पहला चरण जो है वो लगभग 2025 से 2030 तक का मान सकते हैं, इस दशक के आखिर तक। इसमें फोकस रहेगा डिज़ाइन फाइनल करने पर, जो मुख्य टेक्नोलॉजी हैं जैसे अमेरिका से EAMALS के लिए बातचीत पूरी करना और परमाणु रिएक्टर का प्रोटोटाइप बनाना। रिएक्टर प्रोटोटाइप बार करेगा ये? हाँ, इसमें नेवल डिज़ाइन ब्यूरो, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL, जहां विक्रांत बना, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ये सब शामिल होंगे। ठीक है। फिर अगला चरण? दूसरा चरण होगा लगभग 2030 से 2040 तक का। ये दशक होगा निर्माण का, इंटीग्रेशन का और टेस्टिंग का। 2030 के आसपास पहले परमाणु विमान वाहक पोत, जिसे ISC-2 या शायद INS विशाल कहा जाए, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। INS विशाल, नाम तो यही चल रहा है। हाँ, और इसी के साथ साथ हेल अपना TED-BDF का परीक्षण आगे बढ़ाएगा, AMCA का नेवल वर्जन विकसित करेगा। फिर दशक के बीच तक, मतलब 2032-33 के आसपास, कैरियर के ढांचे में परमाणु रिएक्टर और EMAL सिस्टम को इंटीग्रेट करने का लक्ष्य होगा। और फिर टेस्टिंग? हाँ, उसके बाद कई साल लगेंगे समुद्री परीक्षणों में। सी ट्रायल्स? हाँ, पहले जहाज के अपने सिस्टम्स की टेस्टिंग होगी, फिर एयरविंग की, जिसमें राफेल मरीन, TED-BDF, ड्रोन, ये सब शामिल हो सकते हैं। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जी, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो स्रोत अनुमान लगाते हैं कि भारत अपना पहला परमाणु संचालित विमान वाहक पोत 2037 के आसपास कमीशन कर सकता है। 2037? मतलब आज से लगभग 13-14 साल बाद। हाँ, और उसके बाद फिर TED-BDF पूरी तरह ऑपरेशनल होकर MiG-29K की जगह लेना शुरू करेगा। और 2040 के बाद विस्तार का चरण, जिसमें और ड्रोन शामिल करना, AMCA नेवल को पूरी तरह तैयार करना और शायद दूसरे परमाणु कैरियर की प्लानिंग पर काम शुरू करना, ये सब हो सकता है। बाप रे, ये तो वाकई एक पूरी पीढ़ी का प्रयास लगता है। मतलब जो युवा नेवी ऑफिसर या इंजीनियर आज इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे, वो शायद अपने करियर के अंत में इसे पूरी तरह काम करते देखेंगे। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ें, परमाणु शक्ति, EMLSE कैटोबा क्षमता, अपना स्वदेशी एयरविंग जिसमें स्टेल्थ फाइटर भी होंगे, ड्रोन इंटीग्रेशन, ये सब मिलकर भारतीय नौसेना के लिए कितना बड़ा बदलाव है। मतलब सिर्फ एक अपग्रेड तो नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अपग्रेड नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक मौलिक बदलाव। आप सोचिए, आज भारत के पास 2 पारंपरिक स्टोबार कैरियर है। हाँ, स्की जंप वाले। और इस योजना के पूरा होने पर भारत के पास कम से कम एक परमाणु संचालित कैटोबार कैरियर होगा, ड्रोन एनेबल्ड होगा और उस पर ज्यादातर स्वदेशी विमान होंगे। ये क्षमता में क्वांटम जंप है, लीप है। और इसके रणनीतिक मायने क्या निकलते हैं? मतलब बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी तस्वीर वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम से कम करना। हिंद महासागर क्षेत्र में और उससे भी आगे भारत की पावर प्रोजेक्शन क्षमता को बढ़ाना। दुनिया भर में नौसेना तकनीक जिस तेजी से बदल रही है, उसके साथ कदम मिलाना। और दुनिया में भारत की छवि? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को एक जिम्मेदार, सक्षम समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत करना। और जैसा मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अनुभवों से स्वदेशी तकनीक पर जो भरोसा बढ़ा है, वो इस पूरी योजना को और ताकत दे रहा है।
ये सिर्फ हार्डवेयर बदलने की बात नहीं है, ये पूरी सोच, पूरी रणनीति को भविष्य के लिए तैयार करने की बात है। तो आज हमने भारत के इस बेहद महत्वाकांक्षी परमाणु विमान वाहक पोत कार्यक्रम की एक रूपरेखा समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे परमाणु ऊर्जा और आत्मनिर्भरता, जैसे कि टेड BF, AMCA जैसे स्वदेशी विमान इस प्लान के बिल्कुल केंद्र में हैं। जी। हमने EMLs जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ड्रोन के बढ़ते महत्व पर भी बात की, और ये भी समझा कि कैसे राफेल मरीन जैसी अंतरिम खरीद के जरिए अभी की जरूरतों और लंबे समय के लक्ष्यों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत में दी गई जानकारी से ही निकलता है, लेकिन शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया है। हाँ, बताइए। कि ये जो इतना बड़ा निवेश है, ये जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप है, इसके कुछ कम स्पष्ट लेकिन गहरे असर क्या हो सकते हैं? जैसे इस नौसैनिक विस्तार का हमारे क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में, हिंद महासागर में शक्तियों के आपसी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा? देश का जो पूरा रक्षा बजट है, उसके अंदर संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा? क्या नौसेना पर इतना ज्यादा खर्च सेना या वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन पर असर डालेगा? ये तो सोचने वाली बात है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत इस तरह की जटिल परमाणु और एरोस्पेस तकनीक को चलाने, उसे मेंटेन करने और लगातार अपग्रेड करने के लिए जो जरूरी इकोसिस्टम चाहिए, मतलब विशाल औद्योगिक आधार, सप्लाई चेन और सबसे बढ़कर स्किल्ड मैन पावर, क्या वो तैयार कर पाएगा? वाकई ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले सालों में, दशकों में हमें नजर रखनी होगी और सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सवाल इस पूरी परियोजना की जटिलता और इसके दूरगामी परिणामों को साफ दिखाते हैं। ये निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिस पर आने वाले कई दशकों तक हमारी नजर बनी रहेगी। आज इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।